Hey everyone, welcome back. I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हम लोगों ने किया है पिछले वीडियो में, जो कि हमें एक डिस्क के थ्रू मतलब एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था जो कि एक डिस्क के एक्सिस पे किसी एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ था और उस डिस्क से उस पॉइंट चार्ज के कारण कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में उसी टॉपिक को मतलब उसके ही एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी हमारे पास अब एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल सरफेस होता क्या है। लेटरल सरफेस का मतलब होता है जैसे अगर हमारे पास सिलेंडर है तो ये वाला जो सरफेस होता है मतलब ये जो सरफेस अपना है वो लेटरल सरफेस होता है। जैसे नीचे का तो बेस एक हो गया, ऊपर का टॉप हो गया, इन दोनों को छोड़ के जो भी सरफेस होता है वो अपना लेटरल सरफेस होता है। तो अब इस लेटरल सरफेस के थ्रू मतलब अब क्वेश्चन का सीन समझते हैं एक बार। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है और ये जो सिलेंडर है उस सिलेंडर से कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा यहाँ से। जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल रहा होगा, जो भी है हर एक ही डायरेक्शन में मतलब हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकल रहा होगा। तो अब इसके जो सिलेंडर के लेटरल सरफेस से कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया तो एक बार फिर से बताता हूँ। मतलब एक पॉइंट चार्ज है जो कि इसके सेंटर पे रखा हुआ है, जो मतलब इसके एक्सिस से पास हो रहा है लाइन। इस सिलेंडर के एक्सिस से एक लाइन पास हो रहा है, उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस सिलेंडर के लेटरल सरफेस से जो भी नेट फ्लक्स पास कर रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका दो मेथड है, मतलब मेथड तो और भी है बट दो मेथड मैं बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट मेथड हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सॉलिड एंगल जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, आप चाहे तो उसका मतलब वो वीडियो देख भी सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का पूरे ही प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो अब जैसा कि हमारे पास अगर कोई कर्व्ड सरफेस एरिया हो, जैसे कुछ इस तरह का कर्व्ड सरफेस एरिया हो और एक कोन का फॉर्मेशन मतलब अगर कर रहा हो, तो ये जो वर्टिकल से कुछ समथिंग थीटा एंगल बना रहा है जो कि सेमी वर्टेक्स एंगल इसको बोलते हैं। तो ये जो इसका सॉलिड एंगल होता है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया सॉलिड एंगल इस सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, सेंटर वो मान ले जो सबटेंड कर रहा है वो होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। ये अपना होता है सॉलिड एंगल। ये हम लोग पहले इसका डेरिवेशन वगैरह भी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब इसी का हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड तो वही एज यूजुअल जो है अपना एलिमेंट कंसीडर करना होगा और उस एलिमेंट के थ्रू मतलब एक छोटे से एलिमेंट के थ्रू नेट फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसी को इंटीग्रेट करके जो भी है मतलब नेट फ्लक्स अपना आ जाएगा। बट दोनों एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो सही लगे वो मेथड आप चूज़ कीजिएगा। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह का सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस हो गया और इस एक्सिस के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। यहाँ पे अपना पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस सिलेंडर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि और इसका लेंथ भी दिया हो, इसका लेंथ जो है कैपिटल एल है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इस लेटरल सरफेस एरिया से कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण। देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक बार समझते हैं। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करें तो इस लेटरल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। अगर इनको ज्वाइन करते हुए एक स्फीयर बनाए हम लोग, अगर एक स्फीयर बनाते हैं तो इस पूरे स्फीयर से मतलब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स अपना पास कर रहा होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जो कि गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोग बना रहे हैं तो इस गॉसियन सरफेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर नेट फ्लक्स पास करेगा। अब अगर हमें इस वाले से फ्लक्स पता करना है कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब इस जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या होगा,
ये जो मतलब जो भी यहाँ से फील्ड निकल रहा होगा कुछ इस तरह का, यहाँ से जो फील्ड निकल रहा होगा, यहाँ से जो फील्ड निकल रहा होगा, यहाँ से फील्ड निकल रहा होगा, मतलब कुछ इस तरह से इस वाले पॉइंट तक से जो भी फील्ड निकल रहा होगा वही वही तो इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी इसके बाद जो भी यहाँ से आएगा वो फिर कुछ इस तरह से चला जाएगा, मतलब इस लेटरल सरफेस को तो कट नहीं करेगा, मतलब इससे तो बाहर ही जा रहा है। तो जो ये वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो भी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जितना भी सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसी के बराबर होगा। या फिर इसको हम एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि अगर हम इस वाले पोर्शन से फ्लक्स कैलकुलेट कर ले, इस वाले पोर्शन से जो भी फ्लक्स पास कर रहा है वो फ्लक्स कैलकुलेट कर ले, और इस वाले पोर्शन से, इन दोनों पोर्शन से नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर ले, और जो ओवरऑल फ्लक्स Q/ε0 है उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अपना नेट फ्लक्स आ जाएगा इस लेटरल सरफेस एरिया से जो भी फ्लक्स होगा। तो देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिलेंडर था, इसका एक्सिस हो गया ये, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इस वाले पोर्शन से ये जो भी ये वाला पोर्शन है, मतलब ये जो भी सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा, इनसे कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा है, इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से। इन दोनों पोर्शन से मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला, यानी बेस और जो टॉप है, उन दोनों से हम लोग नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इन दोनों का सॉलिड एंगल पता करना होगा। सॉलिड एंगल क्या होगा? तो सॉलिड एंगल पता करने के लिए अब इसका जो भी डायमेंशन वगैरह है, यहाँ से अगर देखें तो इसका ओवरऑल लेंथ कैपिटल L है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ L/2 और यहाँ से यहाँ का लेंथ L/2, ये दोनों हो गया अपना L/2। इसका रेडियस हमें पता ही है, रेडियस कैपिटल R के बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन देखें तो ये कोन की तरह ही तो बन गया, जो पिछले थोड़ी देर पहले अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह तो बन गया। मतलब कुछ ये जो पोर्शन अपना आया ये कुछ कोन की तरह ही बन गया, ये वाला कुछ इस तरह का, जिसका ये सेमी वर्टेक्स एंगल ये होगा। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? इस वाले ट्राइंगल में अगर जाकर देखें, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में देखें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैपिटल R, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/2 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R² प्लस L/2 का होल का स्क्वायर, ये अपने पास। अगर इसको थीटा अज्यूम करते हैं तो हम सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π × 1 - cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग सॉलिड एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये जो ट्राइंगल अपने पास बन रहा है, इसका रेडियस R, लेंथ L/2 और ये √R² प्लस L²/4, एंगल थीटा है अपना cos थीटा। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस यानी L/2 ओवर हाइपोटेनियस √R² प्लस L²/4, यानी ये आ गया अपना L/2 ओवर, इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले पूरी तरह से तो L ओवर √4R² प्लस L² के बराबर आ जाएगा। तो ये अपना cos थीटा का वैल्यू आ चुका है। तो इसके कारण जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा? ये सॉलिड एंगल जो इस पॉइंट पे सबटेंड कर रहा होगा वो कितना होगा? 2π × 1 - cos थीटा, यानी सॉलिड एंगल जो ये सबटेंड कर रहा होगा ये वाला, वो होगा 2π × 1 - cos थीटा की जगह पे L ओवर √4R² प्लस L²। ये अपना सॉलिड एंगल आ गया। अब हमें पता है यूनिटरी मेथड का आप यूज़ करते हैं, तो इतना तो आप लोग नोट कर ले, जो भी नोट करना है पहले, मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम बनाना है, फिर यहाँ से ये ट्रायंगल आ गया अपना, उसके बाद फिर cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किए, फिर यहाँ से हम लोग सॉलिड एंगल यहाँ से कैलकुलेट किए इस वाले पोर्शन का, तो ये सॉलिड एंगल अपने पास आ गया। अब इस सॉलिड ये जो पोर्शन है, ये जो मतलब सरकमफेरेंस से जो भी बन रहा है उससे नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। अब हमें एक चीज़ ये पता है कि जो स्फीयर होता है वो सेंटर पे 4π सॉलिड एंगल के बराबर सबटेंड करता है, स्टेरेडियन के बराबर। यानी अगर हमारे पास एक स्फीयर होता है तो इसका जो सॉलिड एंगल इस सेंटर पे सबटेंड करता है वो होता है बराबर 4π स्टेरेडियन के। तो 4π स्टेरेडियन ये मतलब स्फीयर सबटेंड करता है। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो तो उस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर पास करेगा। यानी 4 पाई सॉलिड एंगल से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास कर रहा है। तो यूनिट सॉलिड एंगल से अगर देखें, यूनिट सॉलिड एंगल से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स पास करेगा। अब यूनिट से हमें पता चल गया, तो इस वाले ये जो पोर्शन सॉलिड एंगल इस सेंटर पे सबटेंड कर रहा होगा, वो तो हम लोग अब डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ओमेगा से मल्टीप्लाई करके। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ये वाला पोर्शन, मतलब दिस सर्कमफेरेंस जो भी होगा, या फिर टॉप बॉटम भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब ये वाला पोर्शन जो है उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, यूनिट से जो भी यूनिट स्टेरेडियन से जो भी पास कर रहा है इनटू जो सॉलिड एंगल उसका होगा। तो यूनिट से तो पास कर रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, इनटू इस सॉलिड एंगल जो भी है 2 पाई इंटू 1 माइनस एल ओवर रूट अंडर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये अपना नेट फ्लक्स पास कर रहा होगा इस केवल इस वाले पोर्शन से। अब इस वाले पोर्शन से निकालना हो तो यहाँ से अगर सिमेट्रिकली देखें तो जितना इससे पास कर रहा है उतना ही इससे पास कर रहा है। यानी ओवरऑल इन दोनों पोर्शन से अगर नेट फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है तो वो बराबर हो जाएगा ओवरऑल फ्लक्स जो इन दोनों सर्कल से पास कर रहा होगा वो अपना बराबर होगा 2 टाइम्स इसके, मतलब ये जो एक के कारण जो भी फ्लक्स आया मल्टीप्लाइड बाई 2। तो नेट फ्लक्स इन दोनों पोर्शन से जो पास कर रहा होगा वो बराबर होगा 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस एल ओवर रूट अंडर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। तो ये तो अपना आ गया नेट फ्लक्स इन दोनों से। बट हमें कैलकुलेट किससे करना है? ये जो लेटरल सरफेस है उससे। तो जो ओवरऑल फ्लक्स है, मतलब ओवरऑल फ्लक्स स्फीयर से कितना पास कर रहा होता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर पास कर रहा होता, उनमें से इन दोनों के कारण जो भी फ्लक्स पास कर रहा है वो अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना आ जाएगा नेट फ्लक्स इस लेटरल सरफेस से जो भी है, ये जो भी लेटरल सरफेस से मतलब फ्लक्स पास कर रहा होगा वो अपना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर नेट फ्लक्स देखें, इसको लिख लेते हैं एक बार। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू जो टोटल फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस जो उन दोनों के कारण आया, तो वो आया था अपना 2q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस एल ओवर रूट अंडर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। यानी ये से इतना तो ख़त्म हो गया। तो जो अपना नेट आया वो आ गया कुछ इस तरह से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एल ओवर रूट अंडर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ चुका है अपना। यहाँ से अगर देखें तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी नेट जो अपना आएगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस माइनस प्लस एल ओवर रूट अंडर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यही अपना नेट फ्लक्स आएगा उसके लेटरल सरफेस से, मतलब लेटरल सरफेस से इतना ही फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के एक्सिस पे इसी मतलब सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसका लेंथ समथिंग एल है और रेडियस आर है। तो इसके लेटरल सरफेस से जो भी फ्लक्स पास कर रहा है वो किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एल ओवर रूट अंडर 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे किए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किए कि हमें पता है कि अगर यहाँ से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं इसे, तो यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स पास कर रहा होता। बट हम इन दोनों से जो भी इस वाले से और इस वाले सर्कुलर पोर्शन से जो भी फ्लक्स पास कर रहा होगा उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो इस लेटरल सरफेस से जो भी होगा वो अपना आएगा। ये जो लेटरल सरफेस अपना बन रहा है, इस लेटरल सरफेस से नेट फ्लक्स उससे पास कर रहा होगा। तो इन दोनों से पहले कैलकुलेट किए, उसके लिए सबसे पहले हमें इस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो फाइंड आउट किए।
उसका फार्मूला 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का यूज़ किए, जहाँ पे थीटा ये सेमी वर्टेक्स एंगल था। थीटा भी यहाँ से हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपना L/2 था, ये रेडियस R, और ये वाला रूट अंडर L/2 का होल स्क्वायर यानी L/4 प्लस R² के बराबर आ गया अपना। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस थीटा यहाँ से आ गया यानी ओमेगा आ गया। तो ओमेगा को हम लोग मल्टीप्लाई किए किससे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता था कि 4 पाई स्टेरेडियन से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास कर रहा है। देन हम लोग कैलकुलेट किए कि यूनिट स्टेरेडियन एंगल से कितना भी फ्लक्स पास कर रहा होगा, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे तो इस वाले से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो पता चल गया। अब इसको 2 टाइम्स कर दिए तो इन दोनों पोर्शन से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, दोनों सर्कुलर पोर्शन है वो हमें पता चल गया। और उसको 4 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें ये जो लेटरल सरफेस है उससे नेट फ्लक्स पता चल गया। तो ईजी कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट मेथड जो इसका है वो देख लेते हैं। तो एक जगह कहीं लिख लेते हैं कि इसका क्या आंसर है अपना। नेट फ्लक्स यहाँ से अपना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू L/√4R² प्लस L² के बराबर अपना नेट फ्लक्स आ चुका है सॉलिड एंगल वाले मेथड से देख के। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी हमें नहीं करना था, सब कुछ ईजिली ही हो गया। बट नेक्स्ट मेथड जो है वो हमें एलिमेंट कंसीडर करके करना है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। इस पॉइंट पे अपना क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इसमें करेंगे क्या, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे जाके इसके सरफेस पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मतलब इसके लेटरल सरफेस पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। कुछ इस तरह का एलिमेंट अपना हो गया। x डिस्टेंस पे जाके ये dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब इस dx विड्थ का जो एलिमेंट है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होगा। मतलब ऊपर में देखे तो कुछ इस तरह का होगा, इधर देखे तो कुछ इस तरह से आप बाहर की तरफ आ रहा होगा, इधर भी कुछ बाहर की तरफ आ रहा होगा। मतलब इधर रेडियली आउटवर्ड कुछ इस तरह से निकल रहा होगा, बट मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इतना तो हमें पता है। अब इसके कारण इस पॉइंट पे अगर देखें, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो अपना x है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर देखें तो ये रेडियस के बराबर होगा, r के बराबर। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर देखें तो रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से x² प्लस R² के बराबर होगा। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बराबर होगा KQ ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रूट अंडर x² प्लस R² का होल का स्क्वायर, यानी x² प्लस R² ही आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है। अब ये कुछ एंगल थीटा होगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल थीटा ही है। तो अब हम देखें यहाँ पे ये ds वेक्टर हो गया इधर की तरफ, मतलब इस वाले पोर्शन पे जो भी ds वेक्टर है। तो अब अगर हम dE मतलब d∅ फ्लक्स इस वाले छोटे से एलिमेंट से अगर कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर होगा, d∅ इज इक्वल्स टू E डॉट ds या फिर E डॉट dA जो भी हो, इसको एरिया वेक्टर dA भी लिख सकते हैं, यहाँ से E डॉट dA। कहीं आपको ds भी नोटेशन में मिलेगा, कहीं dA भी मिलेगा, तो उससे ज़्यादा कोई मतलब हमें सोचना है नहीं, मतलब ये एरिया वेक्टर ही होता है। इसका वैल्यू होगा मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ dA इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब हम मॉड ऑफ dA कैसे निकालें, अगर इसको यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करके देखें तो ये कुछ स्ट्रिप टाइप ही बनेगा, जिसका लेंथ जो होगा वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, ये वाला सरकमफेरेंस, और विड्थ तो dx के बराबर है ही, यानी ये जो स्ट्रिप बनेगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रिप बनेगा। इसका विड्थ यहाँ पे dx और ये लेंथ 2 पाई इंटू आर के बराबर, जहाँ पे r कैपिटल R है, इस सिलेंडर का जो भी रेडियस होगा। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से dA एरिया वेक्टर जो इस स्ट्रिप का होगा वो बराबर होगा dA, देखिए अगर तो dA बराबर होगा लेंथ इंटू विड्थ के बराबर, यानी 2 पाई कैपिटल R इंटू dx के बराबर होगा। तो अपना dA वेक्टर आ चुका है, मतलब सॉरी dA का मैग्नीट्यूड आ चुका है, जो स्मॉल एरिया है यहाँ पे, तो अपना dA आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग। अब हमें कॉस थीटा निकालना है, E पता है, dA पता है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा का वैल्यू देखें तो इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, एक बार ये ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं। ये वाला एंगल अपना थीटा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर देखें तो ये रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x के बराबर है,
और ये वाला डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करें। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस तो यहाँ पे कैपिटल आ रही है अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आर ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अपना कॉस थीटा हो चुका है। तो अब इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू हमें पता चल गया यहाँ पे। अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं एक बार पुट करके। इसको आप लोग नोट कर लें तब तक। तो यहाँ पे अगर देखें ई का वैल्यू के कैपिटल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए का वैल्यू 2 पाई कैपिटल आर डी एक्स इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आर ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अपना नेट आ चुका है। अब इसके कारण हमें डी फाई जो है, यहाँ से डी फाई पता चल गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मतलब ये कुछ ज़्यादा, मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डी एक्स एलिमेंट कंसीडर किए इसके सरफेस पे, जिसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कट करें तो एक स्ट्रीप टाइप बनेगा, जिस स्ट्रीप का लेंथ इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होगा, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ सिलेंडर है। और इसका विड्थ अगर देखें तो ये डी एक्स विड्थ ही तो है, तो ये डी एक्स विड्थ के बराबर है। इसका एरिया अगर डी ए वेक्टर, डी ए देखें, डी ए एरिया जो भी मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 2 पाई आर इंटू डी एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ 2 पाई आर डी एक्स अपना डी ए आ गया। अब इसका एरिया वेक्टर इसके सरफेस से परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ उस डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच में समथिंग थीटा एंगल बन रहा है। इस थीटा को कैलकुलेट कैसे किया हम लोग, इस वाले ट्राइंगल में जाके कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, यानी यहाँ पे आर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ चुका है। इन सभी का वैल्यू पुट यहाँ पे करने के बाद अपने पास डी फाई जो आ चुका है वो है कुछ डी फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से के के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2 पाई आर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास आ चुका है। तो अब इसका जो भी है, अब इसका ये करके देखते हैं। 1 से 1 ख़त्म हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया। डी फाई इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर इंटू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना आ चुका है डी फाई, यानी इस छोटे से एलिमेंट से नेट फ्लक्स इतना पास कर रहा है। अब हम अगर हमें इस ओवरऑल लेटरल सरफेस अगर कैलकुलेट करना है तो जो नेट फ्लक्स फाई पास कर रहा होगा वो इंटीग्रल डी फाई ही तो होगा। मतलब इसको अगर इंटीग्रेट कर दे तो अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें, चूँकि हम रेफरेंस पोजीशन इसको ले रहे हैं तो इधर का पोर्शन -L/2 होगा। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये -L/2 और इधर का पोर्शन +L/2। तो इसको इंटीग्रेट -L/2 से अगर +L/2 कर दे तो अपना नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इधर देखें एक बार तो फाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी फाई। अब डी फाई का वैल्यू आ चुका है, यानी क्यू आर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना आ चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो ये तो कांस्टेंट ही है, ये बाहर आ जाएगा और -L/2 से +L/2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा, मतलब इसको आप इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम एक्स को यहाँ पे r tan अल्फा एज्यूम कर लें। एक्स इज इक्वल्स टू r tan अल्फा। तो यहाँ से नीचे वाला टर्म तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 3/2 आ गया नीचे वाला टर्म। अभी इसको छोड़ ही देते हैं। पहले यहाँ से x इज इक्वल्स टू r tan अल्फ़ा, तो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू r सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा आ गया। अब इन सभी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद बस इसी पोर्शन का मैं इंटीग्रल एक बार बता रहा हूँ आपको, फिर बाद में लिमिट वगैरह जो भी है वो चेंज करके आप लोग आंसर कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आएगा। बट इसको इंटीग्रेट कैसे करना वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे इन सभी का वैल्यू पुट करते हैं। dx के जगह पे r सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू x के जगह पे r tan अल्फ़ा रख रहे हैं तो r स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर, जहाँ से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा आ चुका है, यानी इसको सेक स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, यानी r स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 3/2। तो ये अपना आ चुका है यहाँ से।
अब इसको बाहर निकाले तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आर सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा ओवर, इसको मिटाएं यहाँ पे थोड़ा, तो ओवर आर क्यूब इंटू सेक क्यूब अल्फ़ा। तो एक आर से एक आर तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, यानी 1/r स्क्वायर इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म हो, यानी सेक अल्फ़ा, यानी ऊपर जाके कॉस अल्फ़ा बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान ही है, उसके बाद फिर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे यहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आ गया इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो लिमिट भी हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, लिमिट भी उस तरह से इनिशियल tan अल्फ़ा को मतलब कॉस अल्फ़ा के टर्म में ला के, मतलब अल्फ़ा के टर्म में ला के tan इन्वर्स या फिर कॉस इन्वर्स जो भी हो, या फिर बाद में ही अल्फ़ा को ही मतलब यहाँ से रिप्लेस कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद फिर x के रिस्पेक्ट में ही लिमिट पुट कर देंगे। तो उसको पुट करने के बाद जो वैल्यू आने वाला है वो यही आने वाला है, यानी नेट फ्लक्स जो भी होगा अपना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू L/√4r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर ही आने वाला है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर करके तो हम लोग बना सकते हैं, बट वो भी देखें तो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है क्वेश्चन, मतलब अगर कहीं गलती गड़बड़ करते हैं तो उसके कारण हमारा पूरा सॉल्यूशन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो फर्स्ट मेथड था सॉलिड एंगल से कैलकुलेट करने वाला, उस वाले मेथड का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो सवाल सही होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से ना उसमें कैलकुलेशन लेंदी है, मतलब सब कुछ ईजी ही है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट तो ध्यान ही रखें, मतलब हमेशा ही ध्यान रखें, वो तो कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी आ जा सकता है। तो इसलिए उसको ध्यान रखें, उसको याद रखें सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसको छोड़े नहीं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। बट एलिमेंट लेके करेंगे तो यही मतलब ये सब कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस आ जाएगा, जिसके कारण हो सकता है आप सवाल आता हुआ सवाल भी गलत करके आएँ। तो इसीलिए मतलब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखें और मतलब उससे सॉल्व करें तो उससे आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।